61 सीटें और 67 सीटें लाने के बाद भी एक पार्टी का चीफ मिनिस्टर पत्ता भी नहीं हिला सकता अगर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ना चाहे। जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल ने अपना हमला शुरू किया, वैसे वैसे बीजेपी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे उन्होंने सख्ती शुरू की और अरविंद केजरीवाल को काम बिल्कुल नहीं करने दिया गया सेकंड टर्म में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बिल्कुल पकड़ के बैठ गया, एक चपरासी का भी अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम है, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की गलती नहीं है। आपका प्रावधान ही ऐसा है, अगर आप उसको पढ़े तो हंसी आती है कि यार तो फिर यहाँ पे दिल्ली में तुम चुनाव कराते क्यों, चीफ मिनिस्टर बनाते क्यों हो, जब उसके पास कोई पावर ही नहीं है। तो ये 67 MP MLA लेके 70 में से वो जब कुछ कर ही नहीं सकता तो ये तमाशा क्यों करते हो। ठीक है, विकास चंद्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विकास, ये तस्वीरें सीधी आ रही हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो मंदिर में पहुंचे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रदेश संगठन को इसका क्रेडिट मिलेगा तब जबकि 27 साल के बाद बीजेपी का वनवास खत्म हुआ है। जी, निश्चित तौर पर प्रदेश संगठन को मिलेगा, प्रदेश के नेताओं को मिलेगा। और नेताजी लोगों को यहाँ ड्यूटी पर लगाया गया था, अलग अलग राज्यों से बुलाए गए थे कि अपने अपने राज्यों के लोगों के बीच में जाकर वो प्रचार करें, पार्टी को मजबूत करें और किसी तरीके से 27 साल का वनवास दूर हो। जैसा कि बीजेपी में आप हमेशा देखते होंगे कि कहा जाता है कि सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं, अगर जीतते हैं तो उसमें सबका श्रेय होता है, हालांकि हारने के वक्त लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन इस समय जितने भी बीजेपी के नेता हैं, या तो सुबह मंदिर गए और उसके बाद सीधे पार्टी कार्यालय आ रहे हैं, जो लोग प्रत्याशी हैं वो अपने अपने केंद्रों पर जा रहे हैं और पार्टी कार्यालय में एक अलग तैयारी दिखाई दे रही है। और अब एक नई तैयारी दिख रही है कि अगर अच्छे मार्जिन से बीजेपी जीतती है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो क्या वो स्टेट ऑफिस आएंगे या फिर से हर बार की तरह वो सेंट्रल ऑफिस जाएंगे। तो सेंट्रल ऑफिस में एक अलग तैयारी चल रही है, यानी बीजेपी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और अब बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि भाई विकास, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, जान उनको मिल रहे थे। 2015 में भी विधानसभा चुनाव हुआ था, दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी केंद्र में। 2020 में भी विधानसभा चुनाव हुआ, तब भी भारतीय जनता पार्टी थी केंद्र में। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के मोर्चे पर भी क्या कुछ ऐसा बदलाव किया, रणनीति में कुछ बदलाव किया कि जनता से ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाए? क्या ऐसा हो पाया या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते ही वो जीत गए? जी, निश्चित। जी, दो काम बीजेपी की तरफ से बहुत मजबूती के साथ किया गया। एक तो संगठन को लेकर कि प्रचार अभियान कैसे चलाया जाए, और यहाँ श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देना पड़ेगा, उसके अनुसांगिक संगठनों को देना पड़ेगा। वैसे बीजेपी सालों भर चुनावी मूड में रहने वाली पार्टी है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कोई ऐसा नहीं कि चुनाव जब आया तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मैदान में कूद गए। ये लोग लगभग 1 साल पहले से पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे थे। उसके साथ साथ संघ ने अपनी तैयारी शुरू की और बिना किसी को संज्ञान में आए हुए संघ के लोग अपना काम कर रहे थे। अलग अलग टोली बना करके अलग अलग मोहल्लों में, बस्ती में जाकर के छोटी छोटी सभाएं करना, लोगों के बीच में जाना। और वो सबसे बड़ी बात थी कि वो लोग चुनाव और राजनीति और वोट की बात नहीं करते। ठीक है, विकास जी, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उदित राज जी हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही साथ संजीव कौशिक आम आदमी पार्टी से। उदित राज जी, गोपाल जी मैं आऊंगा आपके पास। उदित राज जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने दिल्ली में उतनी ज्यादा मेहनत नहीं की जितनी वो कर सकते थे, करनी चाहिए थी? और अगर ऐसा होता तो